सबसे पहले तो मैं आपको ये एक प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे दिखा दूं। ये एलएलबी का पेपर है बीएचयू का। ये आप देख सकते हो, एक स्टूडेंट है उसका पेपर है ये। सब लोगों को स्क्रीन विजिबल हो जानी चाहिए। सब लोग अपनी स्क्रीन पे देखो, सबको यहाँ पे विजिबल होगा स्क्रीन में। तो ये एक पेपर है, इस पेपर को सब लोग देखो। इसके अंदर आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमने पेपर सॉल्व करना है अभी। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होगी। जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं। जब तक आप थोड़ा सा आइडिया नहीं लोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, थोड़ा सा आइडिया नहीं लोगे कि आता क्या है एग्जाम में, जीएस ना बहुत वास्ट है, पढ़नी मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। तो अभी आज की क्लास में हम पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, कौन सी चीजें कहाँ से पूछी जाती है, क्या टॉपिक्स पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सारी चीजें एक बार हम ये वाली स्टडी कर लेते हैं आज की क्लास में। तो देखिए भाई, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, जीएसटी के ऊपर। पॉलिटी, ये जो आप देख रहे हो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये पॉलिटी से। पॉलिटी तो आपका रहेगा ही इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पढ़ने के लिए। तो एलएलबी में ये वाला टॉपिक जो है पॉलिटी से आप देख रहे हो, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी एक एक चीज के बारे में कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2011 के सेंसस जनगणना से क्वेश्चन के मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन है। मैथ्स का आपको मैथ्स वाले सर बताएंगे। उसके बाद आपके ये रीजनिंग और मैथ्स के हैं कुछ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जीएस पे आए अगर हम, तो जीएस में वही हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। उसके अलावा आपको इस एग्जाम में काफी क्वेश्चंस गांधी जी पर भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंबेडकर जी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर पे है, ये आ गया गांधी जी पे क्वेश्चन, उनके न्यूज़पेपर्स के ऊपर देख रहे हो आप सामने स्क्रीन पर। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा और भी आगे, मतलब मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रही हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि पेपर आपको आएगा कैसे। हाँ, जब आप दोगे, अटेम्प्ट दोगे अपना, तो कैसे आएगा एग्जाम। ये आपको गांधी जी के ऊपर थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ये हो गया पॉलिटी के ऊपर। बेसिकली पॉलिटी पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते ही पॉलिटी से। पूरे उसमें पॉलिटी आपको सबसे मैक्सिमम देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पूरा। तो आपका ये पूरे पूरे क्वेश्चंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। अभी तो आप लोग समझोगे इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ क्या पढ़ना होता है। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको पढ़ना है उसमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, नोट्स का कैसा रहेगा, मेरी क्लास में आपको कैसे समझना है चीजों को, वगैरह वगैरह सारी चीजें वो समझते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे सब लोग देखेंगे। स्क्रीन को सब लोग देखेंगे एंड ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोट्स। अपने नोट्स बनाना शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपका मैं आपको समझा दूं, जो आपका टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, which comprises of 50 questions in total, जैसे 50 questions में आते हैं। इसके अंदर आपके ये टॉपिक्स हैं, आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, कुछ फैक्चुअल, इंडियन ज्योग्राफी और some important topics of eco along with the current affairs। करंट अफेयर्स भी एग्जाम में आपको मैं दिखाऊंगी कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेन आपका सिलेबस इसके अराउंड रिवॉल्व होता है, जो आपके सामने मैंने टॉपिक्स लिखे। सब लोग मेरी बात एक ध्यान से समझेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आते हैं, मैक्सिमम। हिस्ट्री से कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना, जो पहले हुआ और उसको बाद में हुआ उसको अरेंज करना। या फिर फेवरेट टॉपिक गांधी जी, गांधी जी ने क्या क्या किया है इंडिया में, उससे बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, उससे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आते। इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिया की चीजें जो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या क्या चीजें पढ़नी है।
टॉपिक्स वगैरह अभी हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज समझेंगे अभी। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इन दोनों टॉपिक्स पे रखना है ना, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, अगर आप अच्छे मार्जिन से एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके चाहते हो कि हमारा एग्जाम इजीली निकल जाए, तो आपके ये दो पोर्शन रहने चाहिए। इसमें भी क्या पढ़ना है? पॉलिटी। पॉलिटी में यू हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ना होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक वो बुक है, किस चीज की? रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में आपको भी दिखाऊंगी, बट अभी आप समझ लीजिए कि आपने पढ़ना क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज? ये एक बुक है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो हमारे देश को चलाने के लिए जरूरत है, दैट इज रिक्वायर्ड टू गवर्न एनी कंट्री। भारत को चलाने के लिए, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बुक लिखी हुई है इस तरीके की, जो कि एक बुक की तरह काम करती है, जिसमें सारी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में लिखा है। इसमें ये लिखा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, कैसे लॉज बना सकती है, हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, हमारी ड्यूटीज कौन सी है, हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या परफॉर्म करना है। एवरीथिंग इज रिटन दिस इन बुक। इस बुक में हर चीज लिखी हुई है, इसलिए इसको हमें पढ़ना होता है। हमारे जजेस के बारे में पढ़ना होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या पावर्स है इनके पास, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें लिखी हुई हैं। मतलब वी हैव टू स्टडी दिस बुक इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम विद अ गुड मार्जिन। वो हम क्लास में कवर अप करेंगे, पूरा का पूरा इसको हम क्लास में पूरी स्टडी करेंगे कि पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोगों की जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से। प्रियम्बल से आगे बढ़ते हुए हम सीक्वेंस वाइज चीजों को कवर करेंगे, विच विल इंक्लूड पूरा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रियम्बल से, क्योंकि प्रियम्बल इज दी लाइक एक क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछ लिया जाता है, तो उस एक क्वेश्चन के लिए हमें स्टडी करना है इसको, और ऐसे करते करते हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको भी नोट्स दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें कैसे पढ़नी होती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन सब के लिए। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, आप सब लोग मेरी क्लास में जीएस के लिए आओगे। जीएस पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम पहले करना है, मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ। आपको एक चीज समझनी है सबसे पहले, ये वाला मैप, सबके सामने मैप दिख रहा है सबको, इस मैप को स्टडी करना है। आपने हिस्ट्री करनी है, आपने ज्योग्राफी करनी है, जब तक आपको इन सब की लोकेशंस नहीं थोड़ी बहुत आइडिया होंगी, इंडिया के मैप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जीएस पढ़ना। तो एक तो आपको इंडिया के मैप के बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले जरा मुझे चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज करके बताओ, और डायरेक्ट मैसेज मुझे करना, एवरीवन पे मत करना। ये बताइए मुझे कि इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। फास्टली मैसेज, डोंट अनम्यूट, म्यूट ही रखो। मैसेज करके मुझे मैसेज करके बताओ कि इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। एवरीवन पे मत करो, मैं चाह रही थी कि सब लोग मुझे ही करो, सो दैट मुझे पता लगे कि हर एक को पता है या नहीं। राइट, वेरी गुड, सबका रिस्पॉन्स अभी तक तो ठीक ही आया है, किसी ने 29 नहीं बोला, अभी तक तो सबने 28 ही बोला है। करेक्ट। कितनी स्टेट्स है इंडिया में? 28 स्टेट, सबको दिख रही है सामने स्क्रीन के ऊपर, एवरीबडी कैन सी दी स्टेट्स, राइट। 28 स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, ठीक है। 28 राज्य हैं, और यूटीज कितनी है, मतलब यूनियन टेरिटरी कितनी है, जल्दी जरा टेक्स्ट करके बताओ। ओके, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ 8 कह रहे हैं, कुछ 9 कह रहे हैं। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर 8 है। जो लोग 9 कह रहे हैं वो रॉन्ग है। अभी अभी आप लोग समझ लोगे कैसे 8 है या कैसे 9 है। टोटल 8 है, ठीक है। कैसे है 8 समझ ले जरा इस चीज को हम लोग। यहाँ देखो भाई, जहां पे मैं मार्क कर रही हूँ सिर्फ वहीं देखना और समझते जाना, ठीक है। अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाओ साइड बाय साइड। सबसे ऊपर देखो दिख रहा है जम्मू कश्मीर, सबको यहाँ पर मैं मार्क भी कर रही हूँ, जहां जहां मेरा पेन है वहां देखते जाओ। जम्मू कश्मीर सबको दिख रहा है, लद्दाख सबको दिख रहा है। ये पहले एक स्टेट हुआ करता था। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक समय में एक स्टेट में काउंट होता था, लेकिन अब आज के समय में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्प्लिट हो चुका है। आप देख सकते हो लद्दाख का एरिया ज्यादा है, दिख रहा है ना सबको, मैप में एरिया ज्यादा है, जम्मू कश्मीर का एरिया कम है। और अब ये क्या बन गई है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है जिसमें रूल प्रेसिडेंट का होता है। और इस यूटी को कब बनाया गया है, इन विच ईयर दिस यूटी हैज बीन फॉर्म, ईयर बताओ। डेट वगैरह मैं नहीं पूछूंगी, आप सिर्फ ईयर बताइए, कौन से ईयर में फॉर्म हुई है। करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। उस्मान करेक्ट, मधुकर करेक्ट। गूगल करके मत बताना, साइड में गूगल चला रहे हो और बता रही हो, ऐसे मत करना। अभिषेक करेक्ट। निशा 1976 में नहीं हुआ है ये काम, 1976 का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। इट हैपेंड इन 2019, ठीक है। आप लोग ये अपने नोट्स में ऐड कर लो, लिख लो, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये एक स्टेट हुआ करते थे। नाउ दे आर यूटी, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। कब? 31 अक्टूबर 2019, इस डेट को ये यूनियन टेरिटरी बने हैं। अब एक मेरी बात और सुनेंगे, व्हाई दिस डेट, व्हाई दिस स्पेसिफिक 31 अक्टूबर, देयर इज अ रीजन, इसके पीछे एक रीजन है कि 31 अक्टूबर ही चूज क्यों किया गया। हर चीज के पीछे देखो रीजन होता है सरकार का, सरकार कुछ भी काम कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही। तो ये 31 अक्टूबर को चूज करने का रीजन है, इस दिन हम लोग क्या इंडिया में मनाते हैं, यूनिटी डे। यूनिटी डे हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे द वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है। इस और यही वो पर्सन है जिन्होंने भारत को यूनाइट किया था, एक साथ जोड़ा था पार्टीशन के समय, जब हमारा पार्टीशन हुआ था। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने ये काम किया था, इसलिए 31 अक्टूबर को चूज किया गया था कि हम इस दिन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का हिस्सा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या था ना, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अपना अलग फ्लैग था, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अपने हिसाब से काम करते थे, वो भारत के तो हिस्से थे और फिर भी उनका हर चीज अलग हुआ करती थी। लेकिन इस डेट के बाद से, जो मैंने आपके सामने भी डेट लिखी हुई है, इस डेट के बाद से इंडिया में जुड़ गए हैं और ये इंडिया का ही हिस्सा है, ये इंडिया से अब अलग नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जो किसके अंडर आती है, प्रेसिडेंट के रूल के अंडर आती है। और प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर वहां पे कोई एलजी अपॉइंट करता है। एलजी क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उस जगह को चलाता है। तो जम्मू कश्मीर में तो है एलजी, पर लद्दाख में अभी एलजी कोई है नहीं, बनाया नहीं गया है। तो जम्मू कश्मीर वाले एलजी ही लद्दाख को संभाल रहे हैं। तो अभी तो यहाँ कोई बनाया नहीं गया, बट मे बी अपकमिंग टाइम में बना दिया जाए, और बनाया मतलब जरूरी है आगे बनाया जाएगा। तो पहली तो थी आपकी जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख। और ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज जम्मू कश्मीर हमेशा न्यूज में रहता है, आपको फैक्ट्स वाले पता होने चाहिए, ठीक है। अपने देश के बारे में सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए।
चलिए ये तो हो गई 2 यूटीज। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं स्क्रीन हटा रही हूँ, जिसको भी कुछ भी रहता हो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब आओ भाई इसमें आगे देखो, नीचे आएंगे आपको एक और यूनियन टेरिटरी यहाँ पे मिल रही है, चंडीगढ़। ये 3rd नंबर की यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, ठीक है। चौथे में आओ दिल्ली, ठीक है, ये रही दिल्ली। तो दिल्ली जिसको आप जानते हैं ये कैपिटल है इंडिया की, है ना। तो पता है कभी कभी अगर आप में से कोई दिल्ली से है या कभी आप में से कोई दिल्ली आया है तो उसको पता होगा कि दिल्ली में ना ये वर्ड बहुत लिखा होता है, एन सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप किसी बस स्टैंड पे जाओ, आप किसी मान लो कोई पार्क में या फिर मतलब वैसे अगर आप दिल्ली में कोई ऑफिसेस वगैरह में जाओगे ना तो एड्रेस में एन सिटी ऑफ दिल्ली लिखते हैं। आप में से कोई मुझे एनसीटी की फुल फॉर्म बता सकता है कि ऐसा क्यों लिखते हैं, मतलब क्या वजह है, दिल्ली को दिल्ली क्यों नहीं लिखते, ऐसा क्या खास बात है। कोई भी आप में से फुल फॉर्म बताना चाहे। शॉर्ट में लिख दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड पुनीत। ओके चलिए मैं बता देती हूँ। एनसीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना। हमारी नेशनल कैपिटल है ना दिल्ली, दिल्ली भारत की कैपिटल है, राइट। सो उस रिस्पेक्ट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली है, नो अविनाश, एनसीआर और एनसीटी अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको यही बताने वाली थी, मुझे लग रहा था कि कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी कि एनसीटी और एनसीआर सेम है, बिल्कुल नहीं। मैं बताती हूँ डिफरेंस। एनसीटी क्या चीज है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। देखो रीजन हो गया वो वाला इलाका जो दिल्ली के आसपास है, दिल्ली यहाँ पे है तो दिल्ली के आसपास जो भी रीजन आएगा, यहाँ पे जो भी रीजन सराउंड करता है वो एनसीआर में आता है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है, जो इनकी बाउंड्री में लगता है, ठीक है, नोएडा, ऐसे रीजन जो कि दिल्ली में नहीं है लेकिन दिल्ली के आसपास लगता है। मान लो वो हरियाणा का हो सकता है, वो यूपी का हो सकता है, जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया यूपी का। ऐसे एरिया जो दिल्ली के आसपास लगते हैं, गाजियाबाद हो गया, वो रीजन, वो एनसीआर होता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली तो खुद ही एनसीटी है, दिल्ली एनसीटी, दिल्ली खुद है। और ये नाम कहाँ लिखा है, अभी फटाफट से इसको अपने नोट्स में लिखो, आर्टिकल 239A। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिल्ली का नाम एन सिटी ऑफ दिल्ली होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे इंडिया की कैपिटल में काउंट की जाती है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, दैट्स वाई। तो दिल्ली को क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 239A। ठीक है, ए का मतलब आगे के क्लॉजेस हो गए उसके। तो एनसीआर हो गया वो रीजन, आसपास का एरिया जो दिल्ली को सराउंड करता है, दिल्ली एनसीआर। एनसीटी तो दिल्ली का ही नाम है, ठीक है ना। तो डिफरेंस ये है, अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत होना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये था दिल्ली के बारे में, चौथी यूनियन टेरिटरी। अब आओ नीचे की तरफ, पांचवी यूनियन टेरिटरी। यहाँ देखो सब लोग, जहां मैं मार्क कर रही हूँ वहां देखते जाओ। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, ये 5th है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ये अलग अलग है। देखिए ये मर्ज हो चुकी है, ये दोनों क्या जो रीजन है ना, दमन दीव दादर एंड नागर, ये एक साथ हो चुकी है, तो इसलिए इसको एक ही काउंट किया जाता है। और इनकी कैपिटल एक कर दी गई है, दमन। ये देखा ना, दमन लिखा है, इन दोनों की कैपिटल एक ही है, दमन, और ये अब इकट्ठा हो चुके हैं, इन सबका काम एक साथ ही चलता है। फिर उसके बाद नीचे आओ और ये दिख रही है आपको पुडुचेरी, सबको दिख रही है सर, तमिलनाडु के रीजन में, साउथ में पुडुचेरी 6 नंबर की।
उसके बाद ये रही लक्षद्वीप, यहाँ पे दिख रही है अरेबियन सी में, और यहाँ राष्ट्र नाम देखो सब लोग, अंडमान एंड निकोबार। मैंने सारे सर्कल कर दिए हैं, पूरी पूरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगी। जहां जहां सर्कल हो रखा है ये सारी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरीज। भारत की 8 यूनियन टेरिटरीज ये है। बाकी जितना बच गया वो सब स्टेट है, वो सब राज्य है भारत के। ठीक है, तो सबसे पहला काम अगर जीएस पढ़ना है ना, तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भारत में है क्या क्या। जब तक भारत के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तब भी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूंगी असम के बारे में कुछ टॉपिक होगा तो आपको यही नहीं पता होगा असम है कहाँ पे। आपको पता है यूपी यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे, लेकिन असम कहाँ है, ये रहा असम। मतलब लोकेशन थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कि रट डालूंगा, आइडिया तो जरूर रखो क्या चीज है। ठीक है, यूटी अलग बने हुए हैं, आपको ये सब पॉलिटी में बहुत पढ़नी है चीजें, बिल्कुल लाइटली मत लेना इन चीजों को। पॉलिटी की शुरुआत है ये सारी चीजें। यूटी और स्टेट अलग तरीके से काम करती है, यूटी में अलग तरीका है, स्टेट में अलग तरीका है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मुझे जरा बताओ। ये मैंने स्टेटमेंट ठीक लिखी है या गलत लिखी है? पढ़ लो सब लोग, मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ एक बार। देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब समानता है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूटीज, ऑल लिखा है मैंने। ठीक है, भारत की अभी आपने पढ़ी 8 यूटीज है, आठों की आठों यूटीज में जो चलाने का तरीका है यूटी को, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम होना, ये सारा सेम है। मतलब हर जगह पे सेम तरीके से काम चलता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है मैंने या फिर मैंने गलत लिखी है? यस और नो में मुझे फटाफट आंसर करो, और सारा रिप्लाई मेरे अब तक आना चाहिए। एवरीवन वाले मैसेजेस मैं रीड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे ही रिप्लाई करें, हर स्टूडेंट के पास मैसेज ना जाए। ओके, सबके रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट ठीक आए हैं, दो स्टूडेंट्स को छोड़ के। दो स्टूडेंट्स ने स्टेटमेंट को बोला है कि ठीक लिखा है, बाकी स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये स्टेटमेंट गलत है। बिल्कुल ठीक, ये स्टेटमेंट गलत लिखी, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी आपने पढ़ा, मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले ही, कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, अभी लिखवाया था ना। मतलब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और उसको स्पेशल मिला हुआ है, इसका मतलब सेम तो नहीं मिला ना सबको। ठीक है, स्पेशल पावर्स मिलती है, स्पेशल स्टेटस मिलता है दिल्ली को, बाकियों को नहीं मिलता। पुडुचेरी को मिलता है, अंडमान को नहीं मिलता। तो हर यूटी का सेम तरीका नहीं होता। मैं इसको आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि हर यूटी एक सेम तरीके से काम नहीं करती, हर यूटी का पैटर्न अलग है। स्टेट्स का तो सिंपल सॉर्टेड है। स्टेट्स में क्या होते हैं, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के, और गवर्नर होते हैं, इनका सॉर्टेड है, ऐसा ही होगा, सिंपल। लेकिन यूटी में ऐसा हिसाब नहीं है। दिल्ली में सीएम है, अंडमान में नहीं है सीएम, जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं है ना, तो सेम तो नहीं होता चीजें सारी, है ना। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो कोई सीएम ही नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, दमन एंड दीव में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है। तो यूटी का हिसाब किताब अलग होता है, हर यूटी का अलग हिसाब, आठों का अलग हिसाब। तो हमें वो पढ़ना है अभी अपकमिंग क्लास में, कि जो 8 यूटीज है इनका हिसाब किताब कैसे चलता है, तो अभी हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में। चलिए वापस आते हैं आगे। इंडिया के मैप को देखो, सबको थोड़ा बहुत यूटी का आइडिया लग गया होगा। अब देखो भाई, इंडिया के इस तरफ पाकिस्तान आता है, इस तरफ अफगानिस्तान, सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपन लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना आता है इस तरफ। अब एक फटाफट से शॉर्ट में क्विक एक बार रिवाइज कर लो इसको। मुझे बताओ भाई, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो हम लोग पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ये पूरा लाइन, इसका नाम क्या है? इस बाउंड्री लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड। एलओसी तो नहीं कहते, एलओसी सिर्फ जम्मू वाले एरिया में कहते हैं, यहाँ पर इसमें जो पीओके वाला एरिया, एक्चुअली में इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन।
ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड क्लिफ पर्सन थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया, इसलिए रेड क्लिफ लाइन। ठीक है भाई, सबको आता था, वेरी गुड। चलिए, ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी में आपको थोड़ी बहुत ये चीजें पढ़नी है, ये थोड़े बहुत इंडिया के बारे में, फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया के हर चीज की। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ यूटीज का और स्टेट्स का। साथ ही साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नीचे श्रीलंका है। इससे एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इस बार। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में आपने सुना होगा बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। तो ये हम करंट अफेयर्स में कवर अप करेंगे, क्योंकि श्रीलंका न्यूज में है हर वक्त, हर समय श्रीलंका इज इन न्यूज, क्योंकि वहां पे लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। वहां पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है। मतलब इंडिया ने मदद करी है उनकी, लेकिन ये है कि हमारा इनके साथ बाउंड्री नहीं लगती है, पर फिर भी हम उनके पड़ोसी देश हैं, तो हमारा फर्ज बना और इंडिया ने उनकी मदद भी करी है। लेकिन वही बात है कि श्रीलंका में बहुत बुरा क्राइसिस है, वहां के इवन जो एग्जाम्स है ना, वो भी कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि सरकार के पास पेपर खरीदने का पैसा नहीं है, तो वहां के एग्जाम सब कैंसिल करने पड़े। वहां पे एक कप ऑफ चाय आपको 200 से 300 में मिलेगी, आधा लीटर दूध 800 रुपए में। मतलब इतनी महंगाई वहां पे बढ़ी हुई है, कुछ पैसा नहीं बचा है लोगों के पास। एक देश की इकोनॉमी ना बहुत बुरी हाल में चल रही है, जितनी बुरी हो सकती है वो उस हिसाब में चल रही है। तो इसको भी हम कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स में, पूरा आपको मैं बताऊंगी, आज तो नहीं, ये करंट अफेयर में पढ़ेंगे इसको, क्राइसिस को, कि इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ है, और बैकग्राउंड क्या है पीछे का। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बिकॉज ये अब काफी लंबे समय तक रहेगा और इंडिया का पड़ोसी देश है, इंडिया मदद भी कर रहा है, तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से शायद आ सकता है। ठीक है, तो श्रीलंका को हम कवर अप करेंगे हमारी अपकमिंग करंट अफेयर्स की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने आपको पॉलिटी का सिलेबस बताया, अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री का सिलेबस बता देती हूँ कि व्हाट यू हैव टू स्टडी अंडर द हिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, हमारे एग्जाम में हमें अपने एग्जाम के हिसाब से चलना है, हमें पूरी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें अपने एग्जाम को देखना है। और हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, या कभी 2 से 3 क्वेश्चन मेडिवल से आते हैं, पर हमारे एग्जाम में 5 से 7 से ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो हमारे लिए ये पढ़ना ज्यादा जरूरी होगा। हम थोड़ा फोकस मॉडर्न पे ज्यादा रखेंगे, मेडिवल को हम एंड में फिनिश करेंगे। हमें लगेगा कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, वो हम एंड में करेंगे। एंशियंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते, तो टाइम वेस्ट मत करना अपना। ठीक है, इससे बड़े मॉडर्न पे ध्यान दे देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो एंशियंट पे आपने ध्यान नहीं देना है, आपको मेडिवल थोड़ा बहुत और मॉडर्न थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। अब मैं डिफरेंस बता देती हूँ इसमें क्या होता है। एंशियंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब इंसान को कुछ नॉलेज नहीं थी, उसने पत्थरों की जानकारी सीखी थी। अभी स्टोन एज कहते हैं उसको, जब हमें पत्थरों की जानकारी हुई थी, फिर हमें कॉपर मिला, फिर हमें आयरन मिला, करते करते हमने अपना बनाना शुरू कर दिया, हमने जगह बसानी शुरू कर दी। तो एंशियंट हिस्ट्री वहां से शुरू, स्टोन एज हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, जब हमारे वेद लिखे गए हैं, गुप्ता पीरियड आया, ये वो है जो कि हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इस पे फोकस भी नहीं कर रही। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना नहीं है ना इस टॉपिक को, तो फायदा नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका ये टॉपिक है, ये वाला जो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मेडिवल का, थोड़ा सा मेडिवल इंपॉर्टेंट है। मेडिवल के एग्जाम में, मतलब मेडिवल के सिलेबस में हमारे पास दिल्ली सल्तनत, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुगल्स
पता है ना आपको मुगल्स के बारे में? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, सब जानते हैं नाम तो ये वाले। ये लोग, इनके बारे में पढ़ना। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, बस यही दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। लेकिन ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे से ना, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। चलो कोई ना, ये हम क्लास में कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे खिलजी आए, तुगलक आए, क्या क्या काम करवाए वो लोग, वो सब। और मुगल्स, मुगल्स में आपको मैं नाम बता दी थी थोड़े बहुत, आपने सुने भी होंगे। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करते। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, मॉडर्न। देखो भाई, मॉडर्न जो है उसमें हमें पढ़ना होता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इसको बोरिंग वे में ना लें तो, अगर आप ये समझे कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को बोरिंग ना समझें, तो बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह ये सब बोरिंग है ना। पढ़ोगे ना अगर अच्छे से, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। क्या मतलब फ्रीडम स्ट्रगल का? इसका मतलब कि हमने जो अपनी आजादी पाई है, हमने जो अपनी इंडिपेंडेंस को पाया है, वो हमने कैसे ऑब्टेन करी, किस तरीके से हमने इसको आजादी को लिया है, हम लोगों ने क्या स्ट्रगल करी है। हमने किससे आजादी ली है? ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स से जो आजादी ली है, उस स्ट्रगल को हमें इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमने लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार आप देखेंगे इस चीज का, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं आपके साथ एक मैप शेयर कर रही हूँ, इस मैप को देखो सब। ये पूरे वर्ल्ड का मैप मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, फुल फ्लेज भी है, ये वाला भी दिखाऊंगी मैं अभी। पहले इस वाले मैप को देखो, ये रही भाई इंडिया की लोकेशन। ठीक है, नीचे ये रहा श्रीलंका। मैं जूम भी कर देती हूँ मैं आपको, चाहे आप लोगों के लिए। यहाँ देखो, ये है इंडिया, है ना, इंडिया का ऐसे ही मैप है ना, और नीचे छोटा सा देख रहे हो आप, श्रीलंका है। ठीक है, अब देखो आगे, जो आप इस मैप में, आपको मैप रीडिंग भी सिखा देते हैं कि थोड़ा सा आपको पता लगे कि अगर आप कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जो आप ये ब्लू में देख रहे हो ना, ये सारा पानी, और जो व्हाइट में देख रहे हो, यहाँ लैंड है और यहाँ लोग रहते हैं। जैसे ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। इसके नीचे साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। ठीक है, इस ऐप मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि कंफ्यूज होते हैं। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को वो एक ही समझते हैं। वो सोचते हैं कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक ही चीज होती है। नहीं, अफ्रीका ये पूरा है। अफ्रीका ये वाला मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अफ्रीका ये वाला पूरा हिस्सा है, ये पूरा, ये पूरा अफ्रीका है जो मैंने अभी ब्लू में इसमें येलो में मार्क किया। साउथ अफ्रीका ये है, यहाँ पे ये है। मैं आपको मैप में भी अभी दिखाऊंगी। साउथ अफ्रीका ये कंट्री है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अफ्रीका साउथ अफ्रीका डिफरेंट थिंग होती है। नीचे की तरफ आओ, ये है एंटार्क्टिका। ये पूरा नीचे वाला, ये पूरा आप नीचे व्हाइट में देख रहे हो। ये है छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है ये ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हो आप लोग। इधर का हिस्सा है यूरोप, और ये पूरा हिस्सा है एशिया। इंडिया किसका हिस्सा है? इंडिया एशिया में आता है। आप लोग देख ही रहे हो, एशिया में आ रहा है इंडिया, ये रहा इंडिया, एशिया के अंदर है। तो ये है हमारी, जो आपके सामने मैंने लिखी है, ये है 7 कॉन्टिनेंट्स। और इन 7 कॉन्टिनेंट्स में आपको ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलेंगे, जिसमें 200 से ज्यादा कंट्रीज है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब एक बार वर्ल्ड के इस मैप पे आ जाओ, पूरा वर्ल्ड का मैप है आपके सामने, देख लो इसको।
ये रही इंडिया की लोकेशन, ये रहा आपके सामने इंडिया, श्रीलंका, बाकी सब भी आप देख रहे हो, चाइना। आपको पता है अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये रशिया और ये रहा यूक्रेन। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ चल रही है ये अभी जो प्रेजेंटली सिचुएशन खराब है, वो ये रहा रशिया जो कि आप देख रहे हो कितना बड़ा है, वो ये यूक्रेन से फाइट कर रहा है। ठीक है, ये रहा यूक्रेन के साथ आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे से देश हैं, पोलैंड है, बेलारूस है, रोमानिया है, जॉर्जिया है, छोटे छोटे से हैं, कजाकिस्तान है ना। तो इनको भी थोड़ा बहुत तो खतरा है ही। चलो फिर भी रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है इस वजह से, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैप खुला हुआ है सामने, तो जो आप लोगों ने सुना होगा, अगर वॉर वगैरह के बारे में कुछ कवर किया है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, तो रशिया ने यूक्रेन के ब्लैक सी पे कब्जा कर लिया था, है ना। ब्लैक सी में क्रीमिया जगह है, उस पे कब्जा किया था। वो ये है मैप में, ये वाली जगह जहां मैंने मार्क की है, ये है क्रीमिया। रशिया ने इस क्रीमिया को 2014 में ही कब्जे में कर लिया था। अब वो रशिया यूक्रेन की कैपिटल कीव, चेरनबर्ग, अलग अलग रीजन में जाके अटैक करके वॉर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, वो हम करंट अफेयर्स में कभी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए लोकेशन के बारे में। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। ये था आपका मैप। बाकी हम पूरा एक एक थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे चीजों को मैप के बारे में। ये है एशिया, पूरा पूरा मैप में सिर्फ एशिया लगाया मैंने। इंडिया की लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पे है इंडिया। इंडिया के आसपास अभी आपको दिख रहा है कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब। ठीक है, तो हुआ पता है क्या, मैं आपको जो बता रही थी, ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। ये है ब्रिटिशर्स, यहाँ देखो, ये बात यूके वाली। यूके की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम वाले जो है, ये भारत में आके राज करना शुरू किए थे। ये लोगों ने यहां से एंट्री ली थी, ऐसे ऐसे, ये इस रास्ते इंडिया आते हैं। इंडिया में यहाँ नहीं, यहाँ आते हैं, इधर यहाँ पे आते हैं इंडिया में। और फिर आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स 200 साल के करीब इंडिया पे राज करके गए हैं। तो ये ब्रिटिशर्स कैसे आए, क्या क्या हमने किया उनसे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे हमने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट करी, मूवमेंट्स कौन कौन सी हम लोगों को करनी पड़ी, गांधी जी कैसे आए, कहाँ थे, वो इंडिया में एंटर करते हैं, वो सब हमें पढ़। मैं आपको थोड़े से नोट्स दिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये पता हो कि नोट्स आपको कैसे फॉर्म में मेरे से मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बार सारे नोट्स को यहाँ पर दिखा देती हूँ। 1 मिनट सब वेट करेंगे, मैं शेयर कर रही हूँ नोट्स आपके साथ। पीपीटी के फॉर्म में भी है, पीडीएफ के फॉर्म में भी है। अभी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में सारे नोट्स दिखा रही हूँ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ भाई, यहाँ देखेंगे सब लोग। हाँ जी निशा, बिल्कुल, ये सब ये एलएलबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा कर देती हूँ। हाँ, अब देखो सब लोग, यहाँ पे यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए। ठीक है, किस तरीके से पोर्चुगीज इंडिया में आए। ठीक है, उनकी वजह से क्या हुआ, ये डच लोग कैसे आए, ये पर्सन है जिसकी आप फोटो देख रहे हो सामने, डच कैसे इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर आती है, प्लासी बैटल वगैरह कौन कौन सी होती है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में इसको हम कवर अप करेंगे। जैसे ये वाली स्लाइड होगी, ये वाली स्लाइड आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर भी आई। जो बक्सर की बैटल हुई थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ठीक है,
और कैसे कैसे बैटल जो है वो जीती है ब्रिटिशर्स ने, और जीतने के बाद इलाहाबाद में कौन सी ट्रीटी हुई, कैसे उन्होंने और चीजें अपनी बढ़ानी शुरू करी। रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कैसे हुआ रिवोल्ट, कौन कौन से लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ये सब पिक्चर्स आप देख रहे हो इसके अंदर, बहादुर शाह जफर, तांत्या टोपे, अमर सिंह, ये सब लोग हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट में, रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर है जैसे, तो शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे। ये आपको डिटेल में नहीं जानना, आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछते, बट यस ये तो पूछ लेंगे ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया, ये तो पूछा हुआ है एग्जाम में। तो हमें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। जरूर नाम सुना होगा आपने डलहौजी का, ये एक जगह भी है डलहौजी, इन्होंने अपने नाम पर एक जगह भी बनवाई है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स जो है हम इस पूरे को कवर अप करते हुए चलें। कांग्रेस कैसे बना, ठीक है, तो वो सब हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी हमारी वो सब करेंगे। ये से आपके एग्जाम में ये फैक्ट्स आते हैं, इसे मैंने ये टेबुलर फॉर्म में इकट्ठा की है कि कांग्रेस में सबसे पहली पहली बार क्या क्या चीज हुई थी, तो ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट शॉर्ट में ये फैक्ट्स आपको लर्न करने होंगे, सारे नहीं पढ़ने, जो मैं बताती जाऊंगी लिखवाती जाऊंगी आपको, उनको आप लर्न करते जाओ। मैं हिस्ट्री का बता रही हूँ अभी, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का, आजादी में कांग्रेस का क्या रोल था, ये सब फैक्ट्स याद करने हैं, इसमें और कुछ नहीं है, फैक्ट्स फैक्ट्स पढ़ के चले जाओ, रट लो, थोड़ी बहुत चीजों को लर्न कर लो, आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पार्टीशन में क्या क्या चीजें, मतलब कब 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 कौन सी मूवमेंट हुई, क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्रोनोलॉजी समझना आपको बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो छूट जाएंगे वो क्वेश्चन अगर नहीं करोगे तो। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि ऐसे आपको इसको कवर अप करना है। ठीक है, ये होम रूल लीग तक है, 1916 तक मैंने पूरा बनाया है ये, उसके आगे का नेक्स्ट पीडीएफ में है, ये आपको पूरी कंबाइंड मिल जाएगी। ठीक है, पूरे फैक्ट्स फैक्ट्स लिखे हैं हर एक में, खुद की बनाई है मेरी, आपको सारे ये फैक्ट्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा पूरा आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आफ्टर एवरी क्लास सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी की हम क्लास में हर चीज लिखने वाले हैं, एवरीथिंग वी विल राइट, पॉलिटी का हर एक चीज क्लास में लिखेंगे, लिख करके समझ में आएगा वही बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा है, ये इस ग्रुप में आपको मिल जाएगी, सारी पीपीटीज मिल जाएंगे आपको ग्रुप में, सारी पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप। ठीक है, वो टेंशन मत लो, ग्रुप में भी मिल जाएगी आपको, और साथ ही साथ जो आपके लेक्चर्स हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जैसे अभी का ये लेक्चर में रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था क्लास से पहले, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये भी आपको अपलोडेबल मिल जाए, ये भी आपका अपलोड हो जाएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर की भी टेंशन मत लेना। वैसे तो देखो मैं यही कहूंगी कि लाइव क्लासेस लो, क्योंकि लाइव क्लास में जो आपकी ट्यूनिंग बनी रहती है ना पढ़ने की, वो बेस्ट रहती है। आपको पता है कि 1 घंटा क्लास है मैम की, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे, अपना मेंटली भी प्रिपेयर रहोगे और इजिली कर सकते हो, तो वो बेस्ट होता है लाइव क्लासेस का। ठीक है, बाकी आपका जैसा भी होगा अपलोड आपको अभिषेक सर बता देंगे कि कहाँ पे होगा, टेलीग्राम पे आपको वैसे तो मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको जो है पूरा अपलोड मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, सारी आपको नोट्स मेरी साइड से पूरे, आपको मेरी साइड से डेली डेली जो भी आपकी लाइव क्लासेस होनी है, और अगर इनकेस आप मिस कर देते हो, नेटवर्क इशू है या कोई इमरजेंसी है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये वाले ये सारे मिल जाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट क्लास से पहले उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन के आओ, ताकि अगली क्लास जो आपकी होनी है उसमें आपको पहले का पता रहे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सब आपको मिल जाएगा मेरी साइड से। एंड टेस्ट्स, ठीक है, वैसे तो आपको सर बता देंगे टेस्ट का कैसे कैसे सीन रहता है, वो आपको सर सब कुछ इन्फॉर्म कर देंगे कि टेस्ट का क्या प्रोसीजर रहने वाला। ठीक है, कैसे कैसे आपके टेस्ट रहेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सब हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और आपको सर भी बताते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में बेसिकली हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ना, तो वो आपको सॉल्व करना जरूरी है। बाकी बीएचयू में और साइंस भी थोड़ी सी पूछी जाती है, साइंस को मैं ये बोलूंगी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं,
सो व्हाट आई वुड से कि साइंस में आपको मैं शॉर्ट फैक्ट्स जो है वो बताऊंगी, सिर्फ वही पढ़ के जाना, जो छोटे मोटे फैक्ट्स बताए जाएंगे उन्हीं में से आप वाइटामिन के ऊपर हो गया, डिजीजेस के ऊपर हो गया, बहुत छोटे छोटे से फैक्ट्स पढ़ के जाने होते हैं, वेरी इजी होते हैं। वो साइंस ही वो वाली साइंस नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में जानना है, आपको बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना होता है, तो वो आपको मैं शॉर्ट में पूरा बता दूंगी कि साइंस में आपको शॉर्ट फैक्ट्स क्या पढ़ के जाना, वो पढ़ के चले जाना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वो आपको बहुत ज्यादा टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वो तो हम कर लेंगे क्लास में। मेन आपको अपना थोड़ा सा टेंशन लेनी और पढ़ना है ना, वो आपको पढ़नी है पॉलिटी और हिस्ट्री। जो अभी हिस्ट्री बताई है वैसे स्ट्रगल के बारे में, और पॉलिटी तो हमें मैंने आपको बता ही दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको वैसे सिर्फ एक ओवरव्यू दिया आज की क्लास में। आज मैंने आपको बहुत कम चीजें लिखवाई हैं, क्योंकि आज मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि पढ़ना क्या है। जब तक यही नहीं पता होगा पढ़ना क्या है, तब तक तो कुछ भी पढ़ते जाओगे तुम लोग, रेलिवेंस है नहीं है पढ़ते जाओगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। हमें तो सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें तो सिलेक्टेड पढ़ना है। हमें पता है कि ये चीजें पढ़नी होती है, एग्जाम में आती है, वो हम पढ़ लेंगे क्लास में। तो आप सब कुछ मत पढ़ने में जाओ, ध्यान रखना इस चीज को। सब कुछ मत पढ़ना। 50 क्वेश्चन क्लास के अंदर डेली आते हो, अगर डेली क्लास अटेंड करते हो, समझते हो, पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो और उनको रिवाइज करते हो, तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग्स निशा मैं आपको बताती हूँ अभी। आज संडे था, आई होप सब लोग घर पे ही होंगे, संडे सबका ऑफ होगा, इसलिए ये टाइमिंग मैंने चूज किया था, ठीक है, संडे के दिन के लिए। तो संडे को तो आई थिंक किसी को इशू नहीं होगा, 4 to 5 में संडे हम ये टाइम रख लेते हैं। बाकी हमारा जो बाकी टाइम रहेगा, मुझे ये बताओ कि तुम सब लोग मॉर्निंग में अवेलेबल हो या नहीं। मॉर्निंग में मेरा मतलब 7-8 बजे से नहीं है, 9 बजे से, 9 PM से 9 AM से, सॉरी, 9 AM to 10 AM अगर मैं डेली मतलब अपनी हफ्ते में 3 दिन क्लास रखती हूँ, तो आप लोगों में से किसी को इशू तो नहीं है। मॉर्निंग सही है, सब लोग कह रहे हैं कि मॉर्निंग सही है मैम। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं यस मैम। ओके, एक स्टूडेंट कह रहा है बस कॉलेज है। अच्छा, कितने बजे जाते हो आप कॉलेज? 9:20 जाते हो, फिर 8 o'clock कर ले, 8 to 9 तब ले पाओगे क्लास? ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको टाइमिंग जो है वो मैं डिस्कस करके आपको एक बार बता दूंगी। मॉर्निंग में अवेलेबल हो तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक सब लोग कर लेंगे इतना एडजस्ट तो। 2 मंथ्स की बात है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग भी टाइमिंग का। आई थिंक मॉर्निंग का बेस्ट है, अपना सारा दिन आपके पास है, अपना पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आराम से इजी रहेगा ये वाला टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम सबको सुटेबल है। तो मॉर्निंग की हम क्लासेस रख लेते हैं, सो दैट सब लोग अटेंड भी कर पाए और डेली हमेशा हमारी क्लास होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल मॉर्निंग ही रखेंगे दीक्षांत, बिल्कुल मॉर्निंग ही रखेंगे। दैट इज डन, मॉर्निंग रहेगी, 8 o'clock से हम कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं एक बार सर से भी बात कर लेती हूँ टाइमिंग्स के लिए, तो वो इशू नहीं आएगा। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछो, अब आप लोग अपने डाउट्स अपने पूछो। अब आप लोग जितना मैंने आपको बताया, अब आप लोग मुझसे डाउट्स पूछो। जिस जिस चीज में आपको डाउट है कि भाई मुझे ये चीज थोड़ा बता दो, या इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना होता है, इस चीज में हमें क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बताया। अब आप लोग अपने डाउट्स वगैरह पूछो, सो दैट हम लोग समझ लें। करंट अफेयर, ओके, करंट अफेयर में देखिए, देखो करंट अफेयर आपको अपने जब भी आपका एग्जाम होगा, देखो वैसे तो ये बोला जाता है कि आप अपने एग्जाम से 6 मंथ्स पहले के करंट अफेयर पढ़ के जाओ, ऐसा एक रूल होता है कि 6 महीने। मैं आपको कहूंगी 6 महीने भी मत पढ़ो,
आपका एग्जाम जब भी, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम हो सकता है, एग्जाम निकलने की डेट अलग हो सकती है, तो मैं आपको बोलूंगी कि 4 महीने के तो अच्छे से पढ़ के जाओ ही जाओ, वो तो पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो। इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो तौफीक अभी बताती हूँ इकोनॉमिक्स का। करंट अफेयर 4 महीने की, जिस टाइम आपका एग्जाम है, मान लीजिए आपका एग्जाम मई में, ठीक है, मान लेते हैं मई में है, तो आपको जनवरी से अप्रैल के करंट अफेयर्स आने चाहिए, इन पे फोकस आपका होना चाहिए। 4 महीने की तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर की क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी हमेशा, तो मैं आपको वहां पर अपलोड कर दिया करूंगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे मयंक, पहले पॉलिटी का टॉपिक चलेगा हमारा। एंड जो पॉलिटी है वो आपने कैसे करनी है, मैं आपको, वैसे तो मैं आपको जब हमारी अगली क्लास होगी मैं आपको पूरा बताऊंगी, पर पॉलिटी अपना रहेगा सीक्वेंस ऐसा कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे क्लास में, और अगर फिर आप एक बुक रेफर करना चाहते हो, वो आप उसके लिए एम लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे मत बुक उठा के बैठ जाना लक्ष्मीकांत की, कुछ समझ नहीं आएगा, उसमें बहुत भारी भरकम लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो क्लास में पहले पढ़ो, उसके बाद लक्ष्मीकांत उठाना, देखिए अगर आप चाहते हो, वरना तो मैं आपको, आप जब क्लास में आओगे आपको खुद को पता लग जाएगा, मैं आपको क्लास में इतने नोट्स पढ़ाऊंगी और लिखवाऊंगी 1 घंटे में ही कि आपको लक्ष्मीकांत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पढ़ना है कुछ है, तो बिल्कुल गो फॉर लक्ष्मीकांत, दैट इज द बेस्ट बुक, यू ऑल नो दैट, पॉलिटी के लिए। लेकिन तब उठाना जब आप क्लास कर चुके हो। क्लास नहीं करी है, लक्ष्मीकांत उठाओगे तो 5 मिनट बाद बंद करके सो जाओ। तो उससे बढ़िया यही है कि क्लास लो, क्लास के नोट्स को देखो, और फिर साथ में लक्ष्मीकांत को रीड करो, और आपका मन है तो। अदरवाइज क्लास के नोट्स इतने हो जाएंगे ना आपके पास प्रॉपरली, कि आपको वही सफिशिएंट लगने लगेंगे, कि भाई इतना ही पढ़ ले तो वही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो कल की क्लास से हम, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल या परसों, टाइम टेबल मिल जाएगा आपको, तो उस रिस्पेक्ट में आपको हम लोग पहले पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी वो नहीं शुरू करेंगे, हिस्ट्री नहीं, पहले पॉलिटी, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से करेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। और उसके अलावा जो आप कह रहे हो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बहुत इजी इजी चीजें पढ़नी है। थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और अब तो जीएसटी में करंट अफेयर भी चल रहा है, चेंजेस लाने की बात कर रही है सरकार, तो थोड़ा करंट अफेयर भी बन जाएगा, तो क्वेश्चन आने के चांस है। एक हमें पढ़ने हैं 5 ईयर प्लान्स, ये पढ़ना है, और एक हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़नी है, ठीक है। ये सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं, ज्यादा नहीं है डिटेल में, इतना नहीं आता इकोनॉमिक्स, पर थोड़ा बहुत जो आता है वो हम क्लास में जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। अब जो इसके जो डाउट है वो एक बार करके पूछ लीजिए, काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, पर मैं बता देती हूँ, और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो आप पूछो, बाकी हम क्लास में भी कवर कर लेंगे। टाइमिंग्स का आपको मैंने बता दिया है, या तो 9 to 10 रहेगी या 8 to 9, ठीक है। अविनाश, यस आपको अ, लक्ष्मीकांत इज इम्पोर्टेंट, अभी मैंने बता ही दिया आपका, और मयंक का भी डाउट हो गया। मधुकर, आपका जो डाउट है वो हम, मैंने आपको बताया कि क्लास में से ही सारी चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री से आपको कुछ रेफर नहीं करना, अलग से क्लास का पढ़ना है। पॉलिटिकली यू, इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर लक्ष्मीकांत, अदरवाइज देयर इज नो नीड, अगर आप चाहो तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी, मनीषा आपको भी बता रही हूँ मैं, ज्योग्राफी मैंने बताया ना अभी, ज्योग्राफी में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। जो इंडिया दिखाया था ना अभी मैप, इंडिया की स्टडी करनी है, इंडिया में क्या चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि इंडिया में रिवर्स कहाँ पर है, इंडिया में फिजिकल चीजें, मैं आपको ज्योग्राफी के नोट्स दिखा देती हूँ पहले, कि ज्योग्राफी आप नोट्स जब पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ज्योग्राफी के एक बार सब लोग नोट देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा हिमालय वगैरह को पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये इंडिया के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे सारे। ये देख रहे हो सब कुछ, ठीक है। ये मैप वगैरह आप देख रहे हो सामने, ये सब कुछ पढ़ेंगे पूरा, प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट, प्लाट्यू, शुरुआत करेंगे यहाँ से और फिर आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट शॉर्ट चीजें मैं आपको बहुत सारी लिखवा दूंगी, सारी चीजें, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। करवाना कैसे है वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, बस आप लोग रेगुलर रहो क्लास में, और जो मैं बता रही हूँ एक एक चीज लिखो। आज की क्लास में मैंने जो जो करंट अफेयर बताए, जो जो मैंने चीजें छोटी मोटी लिखवाई है, आपने सब नोट करना है, छोड़ना कुछ भी, चाहे साइड में बॉक्स बना के लिखो, चाहे स्टार बना के लिखो, सब कुछ आपने जो है वो नोट करना है। क्लास में छोड़ना कुछ भी नहीं, छोड़ोगे तो वही फिर है कि कुछ ना कुछ रह जाए, ठीक है। आप पूछो और अपने डाउट्स। निशा आप, मयंक जो आप पूछ रहे हो बजट पढ़ना है, बजट अभी पुराना हो गया। बजट करंट अफेयर में अगर आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक रहता है तो यस हम बजट करेंगे। अगर एग्जाम थोड़ा सा लेट है आप लोगों का तो बजट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर में नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं निशा, 1 मंथ में खत्म नहीं हो पाएगा, इट विल टेक अराउंड 1.5 मंथ्स, ठीक है। 1 महीना 15 दिन के अराउंड लगेगा हमें, ठीक है। इतना टाइम लग जाएगा, और बाकी का जो आधा महीना रहेगा 15 डेज, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी आ जाए, समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं। पढ़ तो लिया पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल है ना फिर तो वो भी हम करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ निशा, अब आपका जो पहले का डाउट है मुझे वो समझ में नहीं आया, दोबारा से जरा बताओ क्या पूछना चाह रहे हो आप। बिल्कुल दीक्षांत, पॉलिटी की थ्योरी से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। करंट उससे, पॉलिटी में करंट अफेयर तो होता ही नहीं है, पॉलिटी में तो आते ही है इससे क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं। फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यस, पूछिए और अपने डाउट्स। पूछो भाई और डाउट्स। 50 क्वेश्चन आते हैं सूफी, 50। 50 क्वेश्चन अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है, तो वही है, पढ़ना पड़ेगा सब लोगों को। मैं सिर्फ आपको यही कहूंगी कि एक तो रेगुलर रहो, जब जब क्लास है रेगुलर अटेंड करो, लाइव क्लासेस लो, रिकॉर्डिंग पर डिपेंड मत करो कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो हम लाइव क्लास छोड़ देते हैं, ऐसा गलती मत करना, सीक्वेंस अपना खुद का बिगाड़ दोगे, इसलिए बिल्कुल मत करना। हाँ जी निशा, बिल्कुल हो जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट है उससे, ये सारी वीडियो से ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद एक्चुअली तुम लोगों की नेक्स्ट क्लास भी है ना, तो अपने डाउट्स यहाँ तक अब देख लो, पूरा समझ लो यहाँ तक, अपना कोई भी यहाँ पर डाउट होगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, अपना इकट्ठा कर लो, नेक्स्ट क्लास में अपना पूछते जाइएगा। यस है अविनाश, बीएचयू और डीओ का थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो जीएस है थोड़ा सा हाई लेवल का आता है एज कम्पेयर टू अला। चलिए, ओके देन, ओवर करते हैं फिर क्लास को, ये वाली नेक्स्ट क्लास में हमारी होंगी। आपकी नेक्स्ट क्लास सूफी आपको ग्रुप पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, टाइम 8 AM ही रख लेते हैं, आई थिंक एवरीबडी अग्रीज एट 8 AM, तो वो बेटर रहेगा ऑप्शन। 8 बजे रख लेते हैं सुबह क्लासेस। नेक्स्ट क्लास आपकी होपफुली ट्यूसडे से होगी, ट्यूसडे को हम लोग फर्स्ट क्लास अपनी रखेंगे, ठीक है, जो कमिंग ट्यूसडे है, आज तो सिर्फ ओवरव्यू था, फर्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, चलिए। ओके देन, आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट। हाउ वाज द लेक्चर? आपको समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? ओके, थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड, सबका ही रिस्पॉन्स आ गया। चलिए ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर।